स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में या आप ऑनलाइन है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके शंका समाधान की। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे मोरल बूस्टअप, बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले छोटे छोटे चेंजेस और एग्जाम में स्कोर कैसे करें, इस मुद्दे पर आप सभी को एक शीट दी गई है। शीट का नाम रखा गया है फरवरी और मार्च रिवीजन शीट। जिन्होंने अभी तक हमारे यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर से ज्वाइन कर रखा था, उन्होंने 2 और 3 बार कोर्सेज को कर लिया है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो अब ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो अब ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स फास्ट स्पीड पर हम जो चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस 12 फरवरी से 11 मार्च तक। तो सर, आपकी ओपिनियन में क्या एग्जाम 11 मार्च के बाद होंगे? जी हाँ। यहीं पर बीच में बच्चों से क्वेश्चन आता है कि इस साल चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बीच में क्या एग्जाम्स जल्दी हो सकते हैं? एग्जाम्स, हाँ, वेरिएशन तो आएगा एग्जाम में, लेकिन क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसका कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन लगा रहे हैं, लगाने दीजिए। समाज का काम है बातें बनाना, बातें बनाने दो, अपन अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, उन सब बातों को मद्देनजर आप छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे। ये सेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी अगर आप सेमेस्टर स्कीम से हैं तो भी, और अगर आप ईयरली स्कीम से हैं तो भी। साथ ही साथ बताएंगे जो बच्चे बैक के भी, आप फेल वाले बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पुराना सेगमेंट चलने वाला है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नया सेगमेंट, यानी कोड 1138 पर काम होगा या 51T पर काम होगा। एग्जाम में सिलेबस क्या आने वाला है ये पता नहीं, पेपर पैटर्न क्या होगा ये पता नहीं, एग्जामिनेशन के फुल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ये पता नहीं, छोटे क्वेश्चन आएंगे या बड़े क्वेश्चन आएंगे ये पता नहीं। आइए इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं इस छोटे से वीडियोस के अंदर, इस छोटी सी क्लास के अंदर, और बताएंगे आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। एक बार छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चलेंगे और बात करेंगे स्कोर कैसे करना है। सारी बातों को लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं। सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो सब्जेक्ट 12-12 तक पहुंच गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट केवल दिखावे के हैं 12 सब्जेक्ट। रियलिटी में तो सब्जेक्ट 3 ही है, और 3 सब्जेक्ट 150 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स नहीं, पेपर हो गया 150 मार्क्स का। जब नई एजुकेशन पॉलिसी इस साल अनाउंस की गई, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ लगभग हो गए, 21 से एग्जाम आज की डेट में बचे हुए, बाकी सब कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट भी हो गया है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे सेमेस्टर स्कीम से नहीं है उन्हें पता ही नहीं सेमेस्टर स्कीम में क्या चल रहा है ना। यूनिवर्सिटी ने शुरुआत में सेमेस्टर स्कीम को बहुत सुंदर किया और हमने बहुत सराहना की, बहुत हमने अप्रिशिएट किया यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इन्होंने वो सब्जी कोर्सेज एड ऑन किए जिनकी बच्चों को रियलिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए थी। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया इन्होंने टैली, और सेकंड सेमेस्टर में ऐड किया इन्होंने एक्सेल और एडवांस एक्सेल, जिसकी नीड बच्चों को रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। और आज की डेट में बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। और हमारा ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को ये दोनों चीजें नहीं आती हैं। एक्सेल के नाम पे सेल्स फिल करना आता है, फॉर्मूले लगाने भी नहीं आते, और जबकि एक्सेल में हाथ सुपर फास्ट चलना चाहिए। क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जॉब करेंगे, मैं मानता हूं उनका अपना सॉफ्टवेयर होगा, वो अपनी ट्रेनिंग्स देंगे या आपके अपने बिजनेस में आपके सॉफ्टवेयर्स काम करेंगे, बट एक्सेल तो फिर भी काम आएगा ही आएगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम उनके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और हमें एक्सेल की नीड नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने सेकंड सेमेस्टर में एक्सेल डाल दिया, तो इवन सारे 6 सेमेस्टर तक, 8 सेमेस्टर तक सब जगह कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट किया और 50 मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट किया था। यानी 150 मार्क्स में 100 मार्क्स की अलग पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटराइज वाला पेपर था। लेकिन सो सैड, यूनिवर्सिटी ने जब थोड़े टाइम बाद आपके इंटरनल एग्जाम्स लिए तो देखा कि हम ना तो कोर्स करा पा रहे हैं, ना बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करा पा रहे हैं, ना हमारे पास कंप्यूटर है, ना कंप्यूटर के टीचर्स। तो इन सभी कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को विड्रॉ कर लिया गया। कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स विड्रॉ करने के बाद जिन जिन ने जो जो तैयारी करी थी, सब कुछ वेस्ट। लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिए, पढ़ाइयाँ कर ली, बुक्स आ गई, सिलेबस आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, सब वेस्ट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कंप्यूटर नहीं थे। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी को तैयारी करके कंप्यूटर खरीदने चाहिए थे, लेबोरेटरीज बनानी चाहिए थी, टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए थे, रादर देन बोले हटा सब्जेक्ट ही हटा दे, लफड़ाई खत्म, है ना। और वापस कोर्स को वेरी वेरी इजी कर दिया। और जब पढ़ाइयाँ इजी होती हैं तो बच्चे मेहनत
नहीं करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को बिल्कुल पंचर कर दिया है, पंचर बोले तो उसकी हवा निकाल के कचरा कर दिया है। सेकंड सेमेस्टर से और थर्ड सेमेस्टर से फिर भी दमदार चीज़ें थोड़ी बहुत है, क्योंकि दमदार क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स आ जाती है, सिंपल सा बात का है। चलिए, पेपर वहाँ पर हो रहा है 150 मार्क्स का, सब्जेक्टिव स्टडीज एड ऑन हो गई हैं। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाफ एन आवर पहले एग्जामिनेशन सेंटर का डोर क्लोज कर दिया जाएगा। आप लोग 3 मिनट पहले एंट्री लेते हैं एग्जाम सेंटर, 1 वीक से उसके पन्ने पलट फटाफट पढ़, हाफ एन आवर पहले डोर क्लोज कर दिया जाएगा। सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी और नए बच्चों के लिए भी, है ना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके ऊपर सिलेबस तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम्स अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो बिवेयर, कहीं हाफ एन आवर पहले डोर क्लोज हो जाए और आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंचे। स्पेशली फाइनल ईयर वाले बच्चे, एग्जाम का टाइम ही रहेगा मॉर्निंग 7 to 10, सुबह 7 से 10, तो 6:30 बजे डोर क्लोज होने की पूरी संभावना है। वो अगर कॉलेज वाले अपने लेवल पे लीनियंट अगर हो जाएं तो बात अलग है, बाकी गाइडलाइन तो यही है। लेकिन सेमेस्टर स्कीम में ऐसा फॉलो कर दिया उन्होंने, हाफ एन आवर पहले डोर क्लोज करने लग गए हैं। डोर हाफ एन आवर पहले क्लोज हो जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे फ्लाइट में होता है ना कि 1 घंटे पहले, तो अगर आप फ्लाइट में 1 घंटे पहले पहुंचे तो डोर क्लोज, 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। 1 घंटे पहले तो कहानी ही खत्म हो जाती है सारी, है ना, लगेज, चेक इन, इमिग्रेशन, है ना, सब बहुत टाइम लगता है। चले तो बात कर लेते हैं हल्का सा एक बार पेपर पैटर्न की। सेमेस्टर स्कीम के अंदर बहुत कम बच्चे अभी क्लास के अंदर है सेमेस्टर स्कीम के, लेकिन वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को बात करनी पड़ेगी। सेमेस्टर स्कीम में जो पेपर है वो आपका रहता है 150 मार्क्स का। इस 150 मार्क्स के 2 टुकड़े कर दिए। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पुराने वीडियोस में कंप्यूटराइज की बात करते थे, अब कंप्यूटराइज नहीं, सिंगल पेपर की बात कर रहे हैं। 150 मार्क्स का जो कोर पेपर है उसके 2 ब्रेकअप करे। 30 मार्क्स कॉलेज से जाएंगे और 120 मार्क्स आपको एग्जाम्स के थ्रू लेकर के आने हैं। जो 30 मार्क्स कॉलेज से आएंगे वो अटेंडेंस बेसिस पर हो सकते हैं, आपके इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पे हो सकते हैं, और आपके बिहेवियर के बेसिस पे, या फिर फाइल या फिर प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। कॉलेज वाले शक्ल देख के तिलक निकालते हैं वास्तविकता में, है ना, ठीक है। 120 मार्क्स का ब्रेकअप करें, सॉरी, तो यहां पर इन्होंने 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए। 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का पेपर ये हो गया, सारे करने होंगे। और इनकी वर्ड लिमिट रहेगी 20 वर्ड्स, 20 शब्द लिखने, 2 मार्क्स मिलेंगे, और कोई चॉइस नहीं है, आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने होंगे, यानी छोटे क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं नहीं कह रहा एमसीक्यू आए हैं, एमसीक्यू नहीं है, लिखनी डिटेल पड़ेगी, 20 वर्ड्स लिमिट है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स ईच, लेकिन हमको करने कितने में से हैं, एनी 2 ही करने हैं। 20 मार्क्स का ये पेपर रहा, और इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 150 वर्ड्स, 150 शब्द लिखने होंगे हमको। 4 क्वेश्चन आएंगे, करने कोई 2 हैं, कोई भी 2, एनी 2 कर सकते हैं। 10 मार्क्स का ईच होगा, तो 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हुए, और 150 वर्ड्स अपनी लिमिट रही। अब बाकी का सिलेबस इन्होंने 4 यूनिट में तोड़ा हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन होंगे, पहला दूसरा, सेकंड में से 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरा चौथा, थर्ड में से 2 क्वेश्चन होंगे, 5 और 6, एंड फोर्थ में से 2 क्वेश्चन होंगे, 7 और 8। इन 2 में से कोई एक करना है, इन 2 में से कोई एक करना है, इन 2 में से कोई एक करना है, और इन दोनों में से कोई एक करना है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 मार्क्स ईच है। वर्ड लिमिट इन्होंने कर दी, तो 80 मार्क्स की कहानी हो गई है, वर्ड लिमिट कर दी 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स में कहानी खत्म करनी है। तो अब बच्चों का एक रिप्लाई होता था, सर कितने पेजेस भरने हैं, 7 पेज, 6 पेज, 8 पेज, ये वर्ड्स लिमिट है 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स अब काउंट कर लेना बैठ करके, एवरेजिंग करके अपने हिसाब से, एक पेज में कितने वर्ड्स आते हैं, एक लाइन में, मल्टीप्लाई बाय लाइंस, एंड 300 वर्ड्स पे आंसर रोकना, और आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। ज़्यादा रामायण महाभारत लिखने से आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। यानी पुरानी पॉलिसी के अंदर ये था, पेजेस भरो और मार्क्स पाओ, कॉपी जितनी वजनदार होगी उतने मार्क्स मिलेंगे। अभी तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलनी बंद हो गई, हमारे टाइम पे एक्स्ट्रा शीट्स मिलती थी, हम लास्ट की 5 मिनट में 5 शीट भरते थे, एक अंदर से भूत भर जाता था, है ना, ठीक है। लेकिन अब तो आपको शीट्स मिलने वाली नहीं है, उसी शीट में भरना है, तो आप उसी पर अपनी एफिशिएंसी लगाएं। बट अब शीट्स भी भरनी नहीं है, अब आपको वर्ड लिमिट में क्वालिटी आंसर देना
होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टोटल 120 मार्क्स का ब्रेकअप आपके सामने है। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी अभी भी मॉडिफाई कर रही है। मैं सेमेस्टर स्कीम के सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर के लॉन्च होने पे बताता जाऊंगा, क्योंकि नीचे ईवीए वीवीए वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऑप्शंस 12 पेपर है, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट कौन सा करना है? जो आपको कॉलेज बता रहा है वो, है ना। अब आप कॉलेज वाले नहीं बता रहे हैं या आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं तो सब्जेक्ट कौन सा लेना वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज की डेट में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट है हमारी, आज डेट 8 फरवरी। 8 फरवरी के हिसाब से बात करें तो सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। सब्जेक्ट रिसेप्शन पे अवेलेबल है, रिसेप्शन आप जिसको जरूरत हो शेयर कर देगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी, है ना, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट सबके अलग अलग होंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, अभी क्योंकि सारे ईयर्स की बात करूंगा डिटेल में, है ना, फिर कॉमन वाली बातें भी आनी है सब बोर्ड पर एक एक करके बात करते हैं। अगर आप बीकॉम पार्ट 1 पहले कर रहे थे और इसका कोई पेपर आपका या तो बैक है या आपका स्टेटस फेल है या आपका स्टेटस SUPP है, सप्लीमेंट्री, इन ऑल दीज केसेस आपका एनरोलमेंट 23-24 से पहले का है। 23-24 में एनरोलमेंट हुआ है तो आप पहली बार अभी 12th पास करके फर्स्ट ईयर करने आए हैं। 23-24 से पहले का अगर एनरोलमेंट है तो आपके पास ऊपर पुरानी स्कीम लगेगी, मींस 6 पेपर, कॉर्पोरेट और स्टैट्स वाली कहानियां, 100 मार्क्स का पेपर, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने उसमें से 20 मार्क्स ईच, जो पुरानी कहानियां होती थी वही अप्लाई होंगी। कोड नंबर आपके पेपर में जब आप फॉर्म भरेंगे तो 1138 शो हो रहा होगा, 1138। अगर आपका बैक का पेपर है, आप फेल वाले स्टूडेंट हैं या फिर सप्लीमेंट्री स्टेटस है, आपका एनरोलमेंट 23-24 से पहले वाला है, तो ये कहानी रहेगी आपके लिए। लेकिन अगर आपका एनरोलमेंट 2023-24 में हुआ है, आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट है चाहे नॉन कॉलेजिएट, दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू सिलेबस फॉलो अप करना होगा। फिर सर सेमेस्टर वालों के एग्जाम तो हो गए, क्या सीन रहने वाला है मैं पूरी बात डिटेल में करूंगा। अगर मैं हूं बीकॉम सेमेस्टर पार्ट 1 लिख देता हूं एक बार के लिए, है ना, और मैंने 12th क्लास 2023 में पास आउट करी है, 12th क्लास 2023 में पास आउट करी, तो फर्स्ट ईयर 2024 में कर रहा हूँ और एनरोलमेंट इसी साल कराया होगा मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर। एनरोलमेंट मेरा 23-24 का ही है, अगर ऐसा कह दे, है ना। एनरोलमेंट कब कराया हमने? 2023-24 का मेरा एनरोलमेंट है। तो इस केस में 101% मेरे पास सेमेस्टर स्कीम वाले सिलेबस ही फॉलो अप होंगे। अब अगर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं तो सैम 1 के एग्जाम मेरे हो चुके हैं और सैम 2 के एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हूं तो मेरे सैम 1 और सैम 2 के पेपर एक साथ लगेंगे, कब? ईयर एंड पर। और सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, ना कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यानी जिन्होंने इस साल रजिस्ट्रेशन कराया उनका दोनों का सिलेबस सेम होगा। इनके पेपर साल में 2 बार होंगे, उनके पेपर साल में 1 बार। इनके पेपर में 120 मार्क्स का पेपर था, इनका पेपर 150 मार्क्स का एक सिंगल पेपर आ जाएगा मर्ज होकर के, क्योंकि कॉलेज से जाने वाले मार्क्स तो होंगे नहीं ना इनके, नॉन कॉलेज वालों के कॉलेज होता ही नहीं है, तो कॉलेज से 30 मार्क्स जाएंगे नहीं, तो इनका पूरा 150 मार्क्स का एक सिंगल ही पेपर बनाया जाएगा। तो सर इनका एफए और इनका स्टैट्स मिलकर के इनका एक साथ एफए और स्टैट्स होंगे? यस, इनके साल में 2 बार एग्जाम होंगे, इनके साल में 1 बार एग्जाम होंगे, पर दोनों का सिलेबस सेम रहेगा अगर आपने एनरोलमेंट इस साल करवाया है तो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? सर एग्जाम्स कब होंगे? सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स आप जून मंथ मान के चले, मई एंड, जून मंथ ही माने, मई एंड में नहीं, जून। और ईयरली स्कीम के एग्जाम्स आप मार्च एंड मान करके चल सकते हैं। ईयरली स्कीम के एग्जाम मार्च एंड मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत? इस साल ये फर्स्ट ईयर पे अप्लाई हुआ है, अगले साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, और उसके अगले साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, और फिर ईयरली स्कीम को बंद कर दिया जाएगा और सेमेस्टर स्कीम सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो रही जनरल और बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं एक बार हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, है ना।
अगर हम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो सब्जेक्ट डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं और अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा है। हम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो 3 प्रैक्टिकल और 3 थ्योरेटिकल। टैक्स कॉस्टिंग एफएम हमारे पास प्रैक्टिकल है और साथ में मैनेजमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट राजस्थान और नहीं कंपनी लॉ, सॉरी कंपनी लॉ हमारे पास थ्योरेटिकल रहेगा। थर्ड ईयर के बच्चे हैं अगर हम, तो हमारे पास फिर 3 प्रैक्टिकल और 3 थ्योरेटिकल, जिसके अंदर ऑडिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटेंसी और बिजनेस बस्टिंग है। कुछ बच्चों के पास एडवांस की जगह कंप्यूटराइज और जीएसटी भी स्कूल कॉलेज वालों ने दिलवा दी है, एंजॉय करें, है ना, ठीक है। और कुछ बच्चों के पास थ्योरेटिकल से हैं तो नहीं, बाकी के पास थ्योरेटिकल रहेगा। इसमें एडवर्टाइजिंग अपने है हमारे पास, रूरल डेवलपमेंट रहेगा और साथ साथ फंक्शनल मैनेजमेंट रहने वाला है। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े और कौन सा बाद में पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सारी बातें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, करता जाऊँगा एक एक करके, है ना। यहाँ पर एक बात समझिएगा प्लीज, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे प्लीज एक बात समझिएगा, हमारा पासिंग क्राइटेरिया कितना है? 36 नहीं, 72, दोनों सब्जेक्ट मिला करके 72। लेकिन कई बच्चों को पता नहीं, यहां पर वॉट लग जाती है उनकी। एबीएसटी फर्स्ट और एबीएसटी सेकेंड, अगर मेरी इन दो में बैक आती है तो मैं अगले साल पर कैरी फॉरवर्ड हो सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन दो में बैक का मतलब दोनों मिलाकर के मैंने 72 का टारगेट अचीव नहीं किया। सर एक में 62 ले आऊं, एक में 10 ले आऊं तो नहीं होगा। सर दोनों में 36 नहीं, फिर भी नहीं कह रहा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट 20 मार्क्स होने चाहिए, यहां 20 और यहां 52 चल जाएगा। 20 और 52 72 हो गया, हम आगे चले जाएंगे। सर ग्रेस लगती है क्या? हाँ लगती है। किसी बच्चे की 63 पर भी ग्रेस लग जाती है और किसी की 68 पर भी ग्रेस नहीं लगती। ये क्या हो रहा है? डिपेंड करता है सामने वाले सब्जेक्ट में मार्क्स कितने अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ग्रेस का बेनिफिट दिया जाता है। तो ग्रेस का बेनिफिट मिलता है क्या? हाँ मिलता है ना। किसी को 68 पे भी नहीं मिलता और किसी को 63 पर भी ग्रेस का बेनिफिट मिल जाता, तो इसकी तो टेंशन, इसको छोड़ दीजिए, आपके बस में नहीं है। तो दोनों मिला के 72 का टारगेट मिनिमम अचीव करना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे एंडिंग एज पर बिल्कुल अटके हुए, उन बच्चों की बात करेंगे जो 85 प्लस पर है, उनको भी खींच करके लेके चलेंगे। तो एबीएसटी फर्स्ट और एबीएसटी सेकंड मिलाकर 72 है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी एबीएसटी फर्स्ट और ईएफएम सेकंड में बैक आती है तो फिर हैप्पी बर्थडे हो गया, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर कहा जाएगा FAIL, फेल वंस मोर लिखाएगा मार्कशीट में, पूरा साल दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। फाइनल ईयर वाले बच्चे सुने, सेकंड ईयर में बैक आई, अगले साल फाइनल ईयर के साथ उस बैक के पेपर को क्लियर कर सकते हैं। बैक एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में हो सकती है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर में अगर बैक हुई तो उसे ईयर बैक बोला जाएगा, फिर पूरा साल दोबारा होगा। कोई एक सब्जेक्ट बैक, ओके अगले साल चल जाओ। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर बैक, कोई बात नहीं अगले साल चले जाओ, है ना। लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स हो गए, या एबीएसटी फर्स्ट और ईएफएम फर्स्ट हो गया, सब्जेक्ट चेंज होते ही कहानी खत्म है, फिर आपका ईयर बैक कहलाएगा वो। ठीक है। तो थोड़ा सा डरे, और क्योंकि क्या होता है देखो, एक पेपर हम खराब करिए, एक पेपर खराब हो गया, कुछ नहीं बचा। एक पेपर हम खराब करिए, एक खराब हो गया, किसी भी रीजन से हो जाता है। मैं एग्जाम सेंटर जा रहा था, गाड़ी स्किट हो गई, कहानी खत्म। मेरे हाथ में है क्या गाड़ी स्किट को रोकना? है ना, वॉट लग सकती है, तबीयत खराब हो गई। तो प्लीज अपन तो पूरी तैयारी करके चलेंगे, है ना, रिस्क ना लें। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बैंड बजाती है, बर्बाद करती है, आपके साथियों की बजी हुई है बैंड, है ना, बहुत सारों की। प्लीज आप भी नहीं सुनाए, है ना, आप भी नहीं, है ना। तो प्लीज डरिए यहाँ पर थोड़ा सा। फाइनल ईयर वालों के बच्चों के लिए बात करें, अगर हमारे बैक आती है तो क्या हमारा पेपर अगले साल होगा? नहीं साहब, आपको सप्लीमेंट्री का ऑप्शन मिलता है। सप्लीमेंट्री का ऑप्शन सेकंड ईयर वालों के लिए नहीं होता, केवल फाइनल ईयर वालों के लिए होता है। सप्लीमेंट्री मींस आपका एग्जाम अगस्त मंथ में दोबारा लिए जाएंगे, है ना। जो पेपर बैक का है वो अगस्त मंथ में लेकर गया तो क्लियर कर लो, नहीं हुआ तो फिर अगले साल मार्च में वंस मोर, फिर आपका साल बर्बाद हो गया। ठीक है। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखेंगे अपन, है ना, कि हम ऐसी वॉट ना लगाएं। अब तैयारी की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको दिए गए गैस पेपर्स, जिनको दे दिए जो ठीक है, जिनको नहीं दिए वो एंडिंग स्टेज पर है, एडिटिंग चल रही है, तैयार हो रहे हैं, बस आ जाएंगे, है ना।
मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं जल्दी से देने की। गैस पेपर के साथ आपको हैंड रिटन क्वेश्चंस, स्टार रेटिंग वाले हैं, ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, सिंगल स्टार, पास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, ये कहां से मिलेंगे? आपको 7 ईयर सॉल्व पेपर की बुक खरीदनी होगी मार्केट से, जो लगभग 500 रुपीज के अंदर 450 रुपीज में आ जाती है। ऑल सब्जेक्ट्स की 7 साल 8 साल के पेपर आ जाते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को फिट करना होगा। कैसे करें? प्लीज कोशिश करें अपने प्रैक्टिकल में, अगर हम 70 मार्क्स के वाले स्टूडेंट हैं तो 85 पर जाए, और 85 वाले तो 90 और 95 पर जाए, और 95 वाले तो 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश करें। आते हैं क्या मार्क्स? जी हाँ आते हैं, है ना। आपके सामने लगे हुए मार्क्स है, 100 आउट ऑफ 100 वालों की लिस्ट बहुत सारी है ना, बहुत सारी है, आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको केवल प्रिपरेशन करनी है। इन 3 चीजों पे ध्यान दीजिए। हैंड रिटन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाय हैंड करें, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस रीड करके पढ़ करके ना करें, बाय हैंड करें, चाहे रफली करें। एक क्वेश्चन फेयरली कर लिया, 2 क्वेश्चन फेयरली कर लिया, उसके बाद हाथ से सॉल्व करने हैं, टेकिंग स्टडी सॉल्व करते हो, लगेगा सहारा है लेकिन एग्जाम में पेन भी नहीं हिलेगा, ठीक है। सेकंड, पूरा पेपर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी की पूरी, ये 12 तारीख से 11 तारीख का जो शेड्यूल मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, वो शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फुल कोर्स का टेस्ट भी दे दें, है ना। मैंने टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रखी है, क्लास में टेस्ट बच्चे बहुत कम दे रहे हैं, उन टेस्ट को भी दे, आपको मालूम पड़ता है आपकी कहाँ कमियाँ रह गई हैं, कहाँ आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज करें, मेरी टेस्ट सीरीज को अटेंड करें, पास्ट एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करें, एक चैप्टर बता दिया उस चैप्टर को कंप्लीट करें। लाइक जिन बच्चों ने पढ़ाई भी स्टार्ट करी मेरे से पूछते सर मैं क्या करूं, मैंने बोला आप एक चैप्टर कर लीजिए, लाइक कैपिटल गेन। मैंने बोला तो कैपिटल गेन की मेरी क्लासेस ले ली, नोट्स बना लिए, पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस हो गई है मेरी, तो मेरे ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस, इनकी लिस्ट दी हुई है आपको, इन ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करें, वंस मोर, ट्रिपल स्टार डबल स्टार को। देयर आफ्टर पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाइए और उनको सॉल्व करिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको स्कोरिंग करना है तो, क्योंकि बच्चों 70 लाना आसान है, 70 को 85 में कन्वर्ट करना हार्ड है, 85 को 95 में कन्वर्ट करना बहुत हार्ड है, और 95 को 100 में कन्वर्ट करना बहुत बहुत हार्ड है ना। लेकिन 70 लाना आसान है, तो आप 70 वाले तो हैं लगभग लगभग, है ना। 70 को कैसे कन्वर्ट करेंगे 85 और 90 और 100 में, ये आपकी टेंशन है। तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं। हाँ, सेलेक्टिव चैप्टर्स की प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे थ्योरी पूरी छोड़ जाते हैं, जैसे मैंने बोला एफएम है, सेकंड ईयर एफएम, उसका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर का? मैंने आपको गैस पेपर दिया, उस गैस पेपर में आप देखिए ऊपर ऊपर 3 क्वेश्चन बताए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, तीनों क्वेश्चन को लिख करके याद कर लेना। जब तीनों में से एक आने वाला है तो क्या दिक्कत है? जब आपको बता दिया इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम्स का क्वेश्चन आने का शुरू की कहानी में से, बेसिक्स में से, तो क्यों ना उस क्वेश्चन को लिख करके याद करें और तैयार करें अपने 7 पेजेस 6 पेजेस का एक आंसर प्रैक्टिकल के अंदर। अब आपको क्वेश्चन पता है, थ्योरी पता है कहाँ से आना है, और लिख करके याद नहीं कर रहे, बोले एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे, तो साहब सचिन भी जिस दिन प्रैक्टिस बिना करे उतरा है तब जीरो पे आसानी से आउट हुआ है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको हमेशा रिक्वायरमेंट रहने वाली है, लिख करके प्रैक्टिस करें। बात करें थ्योरी की गैस पेपर्स, मेरे से कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में थ्योरी के नोट्स चाहिए। मैंने हिंदी में थ्योरी के नोट्स अरेंज कर दिए हैं, है ना। क्लास के सेशन के बाद मेरे से कांटेक्ट करना, है ना, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप कह रहे थे ना कल, हो गया मेरे पास अरेंज, है ना, ठीक है। तो थ्योरी की गैस पेपर्स की बात करें, आपके पास 3-3 करके सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में थ्योरी की गैस पेपर्स क्या है अवेलेबल आ जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो आ जाएंगे। इन गैस पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन के आंसर आपको 7 ईयर सॉल्व पेपर या फिर आपकी रिफ्रेशर बुक्स से लेना है। 1 वीक सीरीज से नहीं याद करने, 1 वीक सीरीज फाइनल ईयर ऑडिट वाले फॉलो करेंगे केवल। फाइनल में ऑडिट के लिए मैंने 1 वीक सीरीज सजेस्ट करी है ना, बाकी कहीं के लिए 1 वीक सीरीज मैंने सजेस्ट नहीं करी है। एमकॉम वालों के लिए 1 वीक सीरीज ही सजेस्टेड है, बुक्स वगैरह लेनी ही नहीं है, पास्ट ईयर के एग्जाम्स के पेपर आते ही नहीं है। तो क्या करना है आपको, अगर रिफ्रेशर बुक्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, रिफ्रेशर बुक्स से पढ़ो, यानी आपके खुद सब्जेक्ट की बुक। नहीं है तो पास्ट ईयर के 7 ईयर सॉल्व पेपर मार्केट में पार्थ, अनुकंपा, नीलकंठ, आरबीडी, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं, किसी भी ब्रांड की खरीद लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थ अच्छा काम कर रहा है उसके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी मर्जी उसके ले लेना मार्केट से, है ना, ठीक है। वो गैस पेपर आप लेंगे, वहां से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रीड, अंडरस्टैंड, राइट
learn and after some time revise. इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा थ्योरी के अंदर। सर पूरा क्वेश्चन रीड कर ले, वो 1 वीक सीरीज सुबह से शाम तक लेके बैठे रहते ना, मम्मी जब आई तो बाकी तो पबजी चल रहा है। प्लीज जब थ्योरी पढ़े मोबाइल को साइड हटा दें। प्रैक्टिकल में तो चलो आपको वीडियोस के लिए रिक्वायरमेंट है, थ्योरी के लिए भी मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे गेस्ट पेपर में क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उनके आंसर्स के लिए आपके पास 7 ईयर सॉल्व पेपर रहेंगे। तो आप 7 ईयर सॉल्व पेपर आपको खरीदने पड़ेंगे, जिन्होंने नहीं खरीदे प्लीज़ खरीद लीजिएगा, नहीं तो थ्योरी पढ़ोगे कहाँ से। उनके वीडियोस सारी थ्योरी की क्लासेस के अवेलेबल हैं सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। प्लीज़ रिसेप्शन से कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरे नंबर में आपके पास है, उससे ले लीजिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थ्योरी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से ले लीजिए। थ्योरी की क्लासेस देखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको राइट करें। राइट करने के लिए पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। राइट प्रैक्टिकल का थ्योरी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो लिख करके याद करें पूरा 7 पेज 6 पेज। लेकिन थ्योरी का थ्योरी क्वेश्चन है तो उसके पॉइंट्स लिख लीजिए, बिल्कुल लिखिएगा पॉइंट। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली एक बुक के अंदर 25-30 पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, है ना। तो कॉमन आंसर्स भी आप कॉमन पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और लर्न उनको याद करना और फिर बाद में उनको रिकॉल करना जितना अच्छा कर सके। ये भी आपको स्टेप्स याद रखनी होंगी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों के थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इस चीज को जरूर से फॉलो करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो मैं पहले बोल देता हूं इसके लिए लेना क्या है, आपको 7 ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आपके पास आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बुक होनी चाहिए। अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो नई होनी चाहिए प्लीज। आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, या तो खुद के लिखे हुए नहीं है तो आप वीडियोस से खुद नोट करें, और वीडियो से नोट करते नहीं कर सकते तो इन सारे सॉल्यूशंस की स्पाइरल कॉपी है, वो स्पाइरल नोटबुक रिसेप्शन से ले सकते हैं, फोटोकॉपी की कॉस्ट पर इजीली प्रोवाइड हो जाती है। इस स्पाइरल नोटबुक में मेरे सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये ओनली फॉर एलसीसी स्टूडेंट्स, ये बाहर वालों को हम नहीं देते, है ना। 7 ईयर सॉल्व पेपर होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आपका कैलसी भी होना चाहिए, और तैयारी का प्लान भी होना चाहिए। तैयारी का प्लान अगर मैं बात करूं तो आज 8 तारीख है, अगले 3-4 दिन का टाइम मैंने इसीलिए दिया। पहले मैं 9 तारीख से प्लान कर रहा था, पर मैंने कहा नहीं, बच्चों को थोड़ी टेंशन देने का मौका देना चाहिए। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी बात, जिस दिन मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैं अब से आपको पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ले आओ, तो एक दिन तो आसानी से कट जाएगा, 24 घंटे के बाद 25वां आवर नहीं कटेगा आपसे। ऐसी बुरी सिचुएशन किस दिन होगी, मैं फाइनल ईयर वालों को लिए बोल देता हूँ। फाइनल ईयर वाले बच्चे अभी तो मजे में, रोज कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, गेम्स खेलने हैं, जिम जाना है, चलो हो गया काम खत्म। जिस दिन एग्जाम खत्म होंगे उसका अगले 24 घंटे तो प्यार से निकल जाएंगे सोने में, 25वां घंटा निकलेगा नहीं तुम्हारा। बेरोजगार वाली फीलिंग आएगी अंदर से, कुछ बचा नहीं करने के लिए। फिर उस मोमेंट में बताया क्या करोगे, भागे भागे इधर उधर कुछ भी ज्वाइन कर लोगे, कुछ भी। कोई टैली ज्वाइन कर लेता है, चलो टैली तो अच्छा कोर्स है, कोई बुरा नहीं है, है ना। कोई डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा, है ना। कोई नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन कर लेगा, 6 महीने पहली सैलरी 3,500 का चेक है वाली, है ना। ठीक है, कुछ भी ज्वाइन करेंगे, कुछ भी जबरदस्ती टाइम पास ज्वाइन करेंगे, है ना। फिर घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। प्लीज वेस्ट ना करें अपने आप को, पूरा समय और पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। ये जो पैटर्न बताया मैंने, इस पैटर्न को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 12 तारीख से 11 तारीख तक का। 12 फरवरी से 11 तारीख तक की डेट दिख रही होगी आपको इसके अंदर, है ना। ये डेट है 12 से लेकर 11, है ना। किस दिन क्या पढ़ना है मैंने प्लान बना के दे दिया है। इस प्लान को अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा रुकिए तब बताएंगे आपको अच्छे से ना, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए एक प्लान, शांत प्लीज। प्रैक्टिकल का प्लान मैंने बना के दिया, थ्योरेटिकल का प्लान बहुत सिंपल सा है। आपको 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 3-3 को 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन हो गए, और 30 डेज का टारगेट ले लो। एक दिन में 1 क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत आसान लग रहा है बोलना, एक दिन में 1 क्वेश्चन नहीं होता, जान निकल जाती है। एक दिन में 1 क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि मैंने 5 स्टेप भी तो बोली है। अरे भाई साहब, रीड, अंडरस्टैंड, राइट, लर्न और रिकॉल, और 4 क्वेश्चन करने के बाद 5वां पढ़ते ही आपको ये लगेगा कि 4 साफ, ये भी तो होगा। तो फिर क्या करें उनका, 1 मिनट
कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड से वॉश आउट हो चुका है तो होने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 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 पढ़ते जाना, जितना रिवाइज होता जाए करते जाना। एग्जाम वाले दिन काली रात को कुछ ना पढ़ा हुआ ब्लैंक आदमी से तो बढ़िया है कुछ पढ़ा हुआ, कुछ तो लिख के आएगा। और कुछ नहीं आप सही लिख के आएंगे, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एग्जाम वाले टाइम पर आपके पास 4 दिन 3 दिन 2 दिन 6 दिन का गैप मिलने वाला है। उस सब्जेक्ट के लिए उस 6 दिन में ढंग से रिवाइज करेंगे ना, लेकिन ढंग से रिवाइज तो तब करेंगे जब ये 5 स्टेप्स पहले कर चुके होंगे। तो आपको डरना नहीं है कि आपका वॉश आउट हो रहा है माइंड से, इस चीज से नहीं डरना। ये एक नर्वसनेस होती है, फीलिंग होती है, ये माइंड की फीलिंग से समय समय के हिसाब से बार बार आएगी। नया पढ़ते जाएंगे पुराना भूलते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा रिवाइजेशन कम कर दें तो चीजें वॉश आउट होने लगती है, बट फिर रिवाइज करेंगे वापस याद आ जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। लेकिन अभी अपना टारगेट बनाइए, 12 तारीख से 11 तारीख में डेली एक क्वेश्चन आपको गैस पेपर का खींचना है। उसके लिए आपके पास 7 ईयर सॉल्व पेपर की बुक या कंटेंट होना चाहिए। प्लीज डोंट गो फॉर द 1 वीक सीरीजेस, क्योंकि 1 वीक सीरीजेस के आंसर्स की क्वालिटी गुड नहीं है। ठीक है, डेली आपको एक क्वेश्चन याद करना है, लिख करके नोट्स बनाएं, मुझे दिखाएं, मैं भी अप्रूवल दूंगा, है ना। मेरे को फेस टू फेस दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई देता हूँ, देख करके आराम से, है ना। मुझे कहीं कमी दिखेगी ना आंसर्स में तो वो भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि इस आंसर को ऐसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियोस आपके पास अलग अलग टीचर्स के, मैंने 3-4 टीचर्स की वीडियोस आपको एप्लीकेशन पे दे रखे हैं, उन वीडियोस की मदद ले सकते हैं। और फिर भी दिक्कत आती है तो मैं तो हुई, है ना। ठीक है, तो इस तरह का कुछ प्लान हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। थोड़ी और आगे की बातें करते हैं जिन बातों में मुझे आपसे डिस्कस करना है। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। राउंड पैटर्न स्टडी को फॉलो करना होता है साहब। नंबर ऑफ टाइम कोर्स करो सबसे पहले। अब जिन्होंने जब ज्वाइन किया उस हिसाब से कोर्स ज्वाइन किया। किसी ने हमारे यहाँ जून में ज्वाइन कर लिया था और किसी ने 4 दिन पहले हमें ज्वाइन किया है ना। और कोई अब 4 दिन बाद ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है। अगर आप 12 तारीख तक ज्वाइन करते हैं, मैं नए बच्चों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बोल रहा हूँ, तब तो हम कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। उसके बाद करेंगे तो फिर हम कोर्स को कर्टेल करते चले जाएंगे, कोशिश करेंगे, फिर वादा नहीं करेंगे, है ना, कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। कोर्स करें प्लस रिवीजन करें। जिन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ लिया है उनका इतना मैटर हो चुका है। अब आपको फरवरी और मार्च की क्लास के साथ में, सुनिए प्लीज़, 2 से 3 घंटे यहाँ पर और 3 से 4 घंटे अपने घर पर, ये स्टडी रिक्वायर्ड होगी कम से कम। 2 to 3 आवर्स यहाँ पर पढ़ें और 3 to 4 आवर्स अपने घर पर पढ़ें मिनिमम है। अगर कोई स्कोर करना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो जो एक क्वेश्चन की 5 स्टेप बताइए वो भी तो टाइम लेंगी। प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है वो भी तो टाइम लेगी। मैं जो यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उनको घर जाके प्रैक्टिस करनी है वो भी तो टाइम लेगा। और मैं जो सब टॉपिक को अपने नॉर्मल क्लास के अंदर 6 और 7 दिन में कराता हूँ उसको मैं 2 से 3 दिन में कराऊंगा। तो मैं ऑब्वियसली जब स्पीड में कराऊंगा तो आपको भी घर पे स्पीड में पढ़ना होगा। तो इतने आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। अपना शेड्यूल बनाएं। शेड्यूल में एक बात ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में उठने के बाद कोशिश करें सुबह 6 या 7 लास्ट है आपकी स्टडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। चलो मैं मॉर्निंग का प्लान बना के देता हूँ हल्का सा, है ना। मान लीजिए आपको ट्यूशन नहीं आना, किसी दिन ट्यूशन नहीं आना, सुबह उठने का टाइम 5:30। आप अपने आप पे हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी मम्मा कितने बजे उठती हैं? जिम्मेदारी है उनकी कुछ? ठीक है। और अगर मम्मा लेट उठ रही है तो कुछ ना कुछ रीजन है। या तो पापा ने उन्हें कंफर्ट जोन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मैं चाय बना लूंगा तू सोती रहे, तो फिर पापा जल्दी कितने बजे उठ रहे हैं वो पूछ लो, है ना। या फिर सेकंड है कि पापा ने कंफर्ट जोन दे रखा है कि तुम्हारी तबीयत जैसी है तुम लूज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम कर लेना। आपकी स्कूल जाने के लिए लंच कौन तैयार कर देता था सुबह सुबह? ठंडी रोटी ही खाएंगे क्या? नहीं, है ना। आपके पापा को या आपको जिस दिन जॉब करनी होगी, ऑफिस जाना होगा, तब टाइम बाउंडेशन होगी, कुछ ना कुछ उठना पड़ेगा। फिर भूल जाने हो अभी 5:30 बजे के टाइम पर हंसना। आपकी रिक्वायरमेंट्स और परिस्थितियां आपको मॉडिफाई कराएंगी। ये कोविड है जिसने आपको लेजी बना दिया है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मार्केट में कोई ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहता था, अब कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता। और ऑफलाइन ही स्टडीज होती थी, ऑनलाइन तो, है ना। ऑनलाइन स्टडीज की अपनी वैल्यू है, ऑफलाइन स्टडीज की अपनी वैल्यू है, दोनों की अपनी। और उसके साथ डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो ऑनलाइन गुड इज गुड, है ना। लेकिन आप लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशंस यानी एकेडमिक कोर्स, तो यहाँ पे बच्चा जब मस्ती करता हुआ पढ़ता है तो उसको अभी तो सोशल वैल्यूज ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता।
नहीं तो 5:30 सारी दुनिया उठ रही है भाई, हाँ, और सारी दुनिया काम कर रही है। आपको किस दिन उठना है, किस दिन काम करना पड़ेगा, सोच लीजिएगा। मेरा काम है शेड्यूल बताना, जिसकी जैसे इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, है ना। 5:30 से 6 में आपने फ्रेशन अप होना है, नहाना नहीं है। ये नहाते ही तो भूख लगेगी, फिर तो नाश्ते आ जाएंगे तुम्हारे, है ना, ठीक है। 6 to 11, 12 या 1, जितना लंबा इस शेड्यूल को खींच सकते हो खींचो। इस बीच आप अगर नहाने का आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप 15 मिनट 11 से पहले नहीं लेना, 11 के बाद ही। 6 to 11 नॉन स्टॉप बैठ के पढ़ेंगे। जो ब्रेकफास्ट आना होगा आपकी सीट पर आ जाता होगा, है ना। 6 to 11 में आपने अगर पढ़ लिया तो दिन भर का टेंशन खत्म। अरे भाई, शुरू में पावर प्ले होता है और उसी में रन ठोकने होते हैं। अगर पावर प्ले में रन नहीं ठोके तो बाद वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 6 to 11, 6 to 12 या 6 to 1 के टाइम को एक बार तेज स्पीड से खींच के चलें। जो क्वालिटी स्टडी यहां होने वाली है पूरे दिन में नहीं होने वाली। 11, 12, 1 जितना खींच पाए अच्छी बात। मान लीजिए मैं 12:30 तक पढ़ पाया, देर आफ्टर मैंने बाथ, रिलैक्स और फूड आराम से 2 बजा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1.5 आवर मैंने 2 बजे तक का दे दिया है। आफ्टर 2 to 4 मैं थ्योरी पढ़ूंगा, सॉरी प्रैक्टिकल्स। 2 to 4 में थ्योरी नहीं उठानी, हाँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो वो सब्जेक्ट जिससे मुझे सबसे ज्यादा मजा आता हो, एंजॉय करता हूँ, इंटरेस्ट आता हो। 4 o'clock 4 to 4:30 ब्रेक है, इसे आप टी ब्रेक बोल सकते हैं, जिसको जैसे इच्छा। 4:30 पंचायती बंद करें प्लीज, अदरवाइज जा सकते हैं बाहर। 4:30 to 7 अगला सेगमेंट आएगा। 7 o'clock डेफिनेटली आपको मंदिर जाना है, घर का बाहर का जिस मंदिर जाना हो, 15-20 मिनट, है ना, पॉजिटिव वाइब्स के लिए चले जाएं। नहीं जाते हो तो आज से जाना शुरू कर दो, जिसको मानते हो उसके यहाँ जाना शुरू कर दो। सर पूजा ही मेरा काम है, मैं तो उसके पास जाऊंगा, उसके पास चले जाना, है ना, उसके पास चले जाना, जिसको जहां अच्छा लगता हो, है ना, ठीक है। 7 o'clock से 7:45 मैक्सिमम में आपको मंदिर और डिनर दोनों निपटा देना है। 15 मिनट मंदिर की रखनी है, मंदिर में पूजा, आपको 1.5 घंटे की आरती नहीं करनी, 15 मिनट्स। इस पूरे शेड्यूल में कहीं नींद आने लगे तो बेड नहीं पकड़ना, जिस सीट पे बैठ के पढ़ते हैं उसी सीट पे हेड डाउन करके सो जाएंगे, क्योंकि अगर सीट पर हेड डाउन करके सोते हैं तो अगली 10 मिनट में आपको नींद उठा देती है, पसीने आ जाते हैं आपके पास। लाइब्रेरी में पढ़ने वालों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को, है ना। लेकिन अगर आपने बेड पकड़ लिया तो फिर तो सीधा सुबह उठेंगे, ठीक है। तो बेड नहीं पकड़ना। अगर आप फटीग फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, पर सॉन्ग की लिमिट मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, है ना, ठीक है। मैडम मैशअप नाम की कोई चीज होती है, एक सॉन्ग, है ना, ठीक। और पागलपन करने का मूड हो तो रूम बंद करके डांस भी कर सकते हो सब, हाँ, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और आप ही लोग करते हैं, है ना। मोबाइल से गेम्स 100% निकाल दीजिए। गेम खेल करके सर मैं अपना एंजॉयमेंट करता हूं, गलत तरीका है। सॉन्ग्स और डांस इज गुड, मंदिर इज ऑल्सो गुड, है ना, आप जहां पे भी जाते हो। आफ्टर 7:45 एक लास्ट स्लैब और लेंगे हम 9:30 तक का। मुश्किल 1-1.25 घंटा है, छोटे छोटे स्लॉट्स दिए हैं, है ना। बड़ा स्लॉट सुबह ही एक निकाल दिया, उसके छोटे छोटे स्लॉट है 4, है ना। और 9:30 के बाद मैक्सिमम हाफ एन आवर मोबाइल चलाना है ना। इस मोबाइल में आप एक न्यूज की एप्लीकेशन जरूर चेक करेंगे, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी एक न्यूज की एप्लीकेशन आपको जरूर देखनी है। सर हम इंस्टाग्राम से न्यूज देखते हैं, है ना। इंस्टाग्राम न्यूज नहीं दिखाता, मसाला दिखाता है। न्यूज और मसाला में डिफरेंस है ना। बोलो जीटी के सामने कार गिर गई खड्डे में, ये कोई न्यूज है? क्या बेनिफिट है इस न्यूज से?
ऐसी न्यूज़ कोई काम की नहीं है। तो 9:30 से 10 मैक्सिमम हाफ एन आवर फोन रहेगा। कोशिश करें स्नैपचैट भी फोन से हटा दें, है ना। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानना। अगर मार्क्स लाने तो बात करो, नहीं तो मत करो, है ना। वॉच, रिस्ट वॉच निडल वाली पहनना शुरू करें स्मार्ट वॉच की जगह, है ना। निडल वाली स्मार्ट वॉच, ना सॉरी, निडल वाली वॉच आपको बताती है प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों, लेकिन स्मार्ट वॉच आपको बताती है ओनली प्रेजेंट। सर क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? पड़ता है। एग्जाम में आपने टाइम देखा, है ना, 9:45 बताएगी स्मार्ट वॉच, ये नहीं बताएगी कितने टाइम बचा है अगले में। सर कैसे नहीं बताएगी, हम निकाल लेंगे। तो तुम फिर वॉच से खेल लेना, पेपर कोई और दे लेगा तुम्हारा। निडल वाली वॉच टेंशन देती है, इतना और बचा है ना। तो निडल वाली वॉच पहनने की कोशिश करें, आदत डालने एग्जाम ड्यूरेशन में, है ना। फर्क पड़ता है निडल वाली वॉच पहनने की आदत डालने, यानी आपके पास एनालॉग वॉच होनी चाहिए, है ना। नहीं हो तो 100-150 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लेना, महंगी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी त्यौहार चल रहे, मांग लो, है ना। 100-150 रुपए तो मिल ही सकता है आज तो दिन है ना। पहले वॉच दे फिर सोचे कितने वाले हैं, है ना। चलिए, है ना। तो प्लीज निडल वाली वॉच की आदत डालें, है ना। अरे कहाँ बैक कर रहे हो? अभी तो मेरा हाफ सेशन नहीं हुआ, कोशिश करते हैं अभी और करेंगे ना। निडल वाली वॉच की आदत डालें। निडल वाली वॉच आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों बताएगी कितना टाइम निकल गया क्वेश्चन में और कितना हुआ है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कोशिश करें, एग्जाम में आपको कितना टाइम मिल रहा है, सेकंड ईयर फाइनल ईयर के लिए स्पेसिफिक मोनो आपको मिलती है 180 मिनट्स, 3 घंटे। 5 से डिवाइड करो, 36 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। इन राउंड ऑफ आई कैन से 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 50 मिनट क्यों लगाते हो? जब भी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 50 मिनट्स लगा देते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि सजावट का होता है, फ्लो बनने में टाइम लगता है, लिखने की आदत खत्म हो जाती है। एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से ठीक पहले आधा घंटे का एक फास्ट राइटिंग का, या 20 मिनट का या 15 मिनट का एक फास्ट राइटिंग का पेज लिख लो, है ना। ये छोटी छोटी सी गाइडलाइंस है, लेकिन एग्जाम वाले दिन ही लिखना है। तो सब फाइनल वाले बच्चों को सुबह 7 बजे रात को लिख लो, लेट सारी पढ़ाई पैक करने के बाद। तो फास्ट राइटिंग का एक पेज लिखना। और ये फास्ट राइटिंग की बात भी मैं एक बात बताता हूँ, ये फास्ट राइटिंग जब लिखोगे तो किसी पेज को चीटिंग करके नहीं लिखना, है ना। जो याद आ रहा है वो ही लिखते जाओ नोट्स। सर मैं सॉन्ग लिख लूं? नहीं, इतना सारा पढ़ा गई के लिए सारे पॉइंट्स इतने सारे याद किए हैं, उन्हीं को फास्ट राइटिंग पे लिखना है। लिखने की स्पीड बढ़ानी है। जो आप एक फ्लो बनाने की तैयारी एग्जाम में करेंगे डायरेक्ट पे अपनी मेन कॉपी पर, उसकी जगह एक इवनिंग पहले प्रैक्टिस कर लें तेज लिखने की, हल्की सी। 15 मिनट का शेड्यूल कम से कम होना चाहिए, और 15-15 मिनट के 2 शेड्यूल लगा लो तो बहुत ही बढ़िया है साहब, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर 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 करके जाना है। 36 मिनट्स की बात कर रहा था। पहले क्वेश्चन में आप लगाते हैं 50 मिनट्स। जब पहले में 50 लगा दी तो किसी ने किसी की 30 कम होनी है, तो बात पक्की है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा 5 ही मिनट में होता है, क्यों भाई? वो 20 मार्क्स का नहीं है क्या? वो भी तो 20 मार्क्स का है। तो आपको पहले क्वेश्चन पे लगाम लगा के रखनी है। अगर भी फास्ट राइटिंग करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका 40 मिनट्स के आसपास में खत्म हो जाएगा। 40 मिनट्स देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से आता भी होगा वो क्वेश्चन। तो थ्योरी वालों में प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन 40 मिनट्स टाइम बाउंड करके, अगर 40 से 41 हो रही है वहीं छोड़ देना उस क्वेश्चन को। छोड़ देना मतलब छोड़ देना बड़ा मुश्किल होता है, एंड होते हुए क्वेश्चन को छोड़ना। क्लाइमैक्स में मूवी से कैसे निकल जाए? तो क्वेश्चन का क्लाइमैक्स है, आपको निकलना होगा, कंपलसरी निकलना है वहां से, इमरजेंसी है। 40 मिनट्स शार्प पे, इसीलिए कह रहा हूँ नेटिव वाली वॉच वो आपको 40 मिनट शार्प दिखाएगी, और 40 मिनट्स पे आपको क्विट कर देना है उस क्वेश्चन को 100% फर्स्ट क्वेश्चन को। फिर आपको हाफ आवर के स्लॉट बना लेना और हाफ आवर में ही खत्म करके सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन को प्रॉपर एटलीस्ट 25 मिनट्स मिलनी चाहिए, वो है लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ याद आ रहा होता है लेकिन लिख
नहीं पाते, पेपर छूटता है ड्यू टू द दिस फर्स्ट क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की वजह से। तो बिवेयर रहे फर्स्ट, ये सब सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा अपने पास का, जहाँ जिसको नोट करनी है मेरे वीडियो को दोबारा देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका वीडियो आपको शेयर कर दूंगा मैं, है ना, ठीक है। एग्जाम, अच्छा फरवरी और मार्च में हम क्या करने वाले हैं, आइए एक बार इस शीट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, इस शीट को हम एक बार डिस्कस करते हैं। यस, एक टेबुलर फॉर्म में शीट मैंने आपको शेयर करी है, इस शीट की सॉफ्ट कॉपी भी आपको शेयर कर दी जाएगी। इसमें फर्स्ट ईयर, इसमें आपको 3 सेगमेंट दिख रहे होंगे, डार्क, लाइट और डार्क। जो बीच वाला लाइट सेगमेंट है वो सेकंड ईयर के लिए है, फर्स्ट वाला डार्क सेगमेंट फर्स्ट ईयर, और उसके बाद डार्क वाला लास्ट वाला थर्ड ईयर। ये फर्स्ट वाला जो है ये ओल्ड स्कीम का है। ओल्ड स्कीम बोले तो कॉर्पोरेट और स्टैटिस्टिक्स, तो उन बच्चों पर अप्लाई होगा जो ईयरली स्कीम में फेल, बैक या सप्लीमेंट्री के पेपर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने एनरोलमेंट इस साल कराया उनके लिए अप्लाई नहीं है, तो फर्स्ट ईयर की बात हम अलग से करेंगे, अभी इसको हल्का सा दबा देते हैं। आ गए सेकंड ईयर वाले लाइट सेगमेंट पर। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर आप दोनों ही बच्चे देख सकते हैं। आपको डेट दिख रही होगी 12 तारीख से 11 तारीख, बिना किसी ऑफ के लगातार क्लासेस नजर आ रही है ना, बिना किसी ऑफ के लगातार क्लासेस नजर आ रही है क्या? यस। यानी क्या सर क्लासेस डेली चलेंगी? यस। सर फिर टेस्ट होंगे या नहीं होंगे? टेस्ट के लिए अलग से टाइम होगा इन्हीं डेज में, क्लास डिस्टर्ब नहीं की जाएगी, क्लास अपने शेड्यूल पे रहेगी। अब किस दिन सर क्या पढ़ाएंगे पूछना है या शीट से देख लेना है? शीट से देख लेना। सर इस शीट में सब्जेक्ट ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिखा हुआ है आपने, ये आपके चैप्टर के नेम है, इंडेक्स खोल के देखोगे ना तो आपको चैप्टर का नेम मिलेगा सेम बिल्कुल इन्हीं वर्ड से। टेबल में लिख नहीं सकते तो कई कई जगह सिंगल लेटर से भी लिखा है, सिंगल वर्ड नहीं सिंगल लेटर से लिखा हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स आपको इंडेक्स से समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे ऊपर ही ऊपर इनकम टैक्स में आईएडी लिखा है क्या? इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन चैप्टर का नाम है, तो आईएडी लिख दिया हमने। रेजिडेंशियल स्टेटस दिख रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, अब तो फिर बाकी तो सारे समझ में आ गए नीचे तक, ठीक है। अब यहां पर आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में नीचे नीचे देखेंगे तो एक मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, उसको हमने यहाँ पे कहीं जगह नहीं दी, और उसके लिए बोला है कि हम डे 20, 21 और 22 को एफएम के साथ पढ़ेंगे। एफएम की डेट 20, 21 और 22 तारीख चेक करो, दिख रही है। और ऐसे एफएम में नीचे नीचे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए बोला 13, 14, 15 तारीख कॉस्टिंग से पढ़ेंगे। कॉस्टिंग की 13, 14, 15 देख लो, समझ गए? ठीक है। एक बार फाइनल ईयर के बच्चे देखते हैं। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कॉलम है और एडवांस अकाउंटेंसी का दूसरा कॉलम। चैप्टर्स की लिस्ट दी हुई है MA 1 to 3, MA 1 to 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर 1, 2, 3 12 तारीख को हो जाएंगे, 13 तारीख को और 14 तारीख को कैपिटल स्ट्रक्चर, 15 को थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, 16, 17 को ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज मिल रहा है क्या? 18 से 22 में रेशियो एनालिसिस, 23 में BBB पहला चैप्टर है, जब आप इंडेक्स खोलेंगे तो BBB दिख जाएगा आपको पहला चैप्टर, है ना, थ्योरी वाला। TOB सेकंड पहले आ रहा है, TOB फर्स्ट उसके बाद। ये क्या है? PB 28 तारीख को, परफॉर्मेंस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग, बिजनेस फॉरकास्टिंग और बजटरी कंट्रोल, आगे थ्योरी। 1 और 2 तारीख को कैश बजट, 3 और 4 तारीख को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5, 6, 7 को फिर नीचे वाला सेगमेंट दिया, और 8, 9, 10, 11 को एक और सेगमेंट दिया। सेम ऐसे ही एडवांस अकाउंटेंसी में भी दिए हैं, है ना। मेरे पास बच्चों के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग में, सर कंसोलिडेटेड का क्या करना है? बच्चों कंसोलिडेटेड आपके बस का नहीं है, पूरी बुक एक तरफ, कंसोलिडेटेड एक तरफ। हम कंसोलिडेटेड की पूरी थ्योरी पढ़ करके जाएंगे अच्छे से, है ना। इसका मैं एक अलग से सेशन भी ले लूंगा, वैसे कुछ वीडियोस मैंने एप्लीकेशन पर भी शेयर किए हैं। इस क्लासेस में ऑफ नहीं लेना आपको, कहीं पे भी किसी भी हाल में ऑफ नहीं लेना। फरवरी और मार्च एक भी दिन का कोई भी ऑफ नहीं लेगा, है ना, किसी भी तरीके से कोई ऑफ नहीं लेना है। इस शीट को आप अपनी कॉपी में चिपका लेना, कैसे भी करके, घर पे नहीं कॉपी में। कई जने घर पे चिपका देंगे तो यहाँ क्या करोगे, आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी, है ना। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। प्रॉब्लम क्लास, क्लासेस की टाइमिंग्स क्या रहेंगे? हल्का सा इसी शीट में लिखा हुआ है, ऊपर चेक करो, शीट में टाइमिंग्स हैं, दिख रहे हैं क्या? ठीक है, छोड़ो टाइमिंग्स तो छोड़ दो। अब टाइमिंग्स के साथ में एक प्रॉब्लम क्लास का भी डेली अरेंजमेंट होगा, फेस टू फेस प्रॉब्लम क्लास, इंडिविजुअल बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्लास। यशी की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, मैंने क्या रखा है एग्जाम टाइम पे बताऊंगा, नोट करके रख लो, है ना। तो वो एग्जाम टाइम अब आ रहा है 12 तारीख से, उस प्रॉब्लम क्लास को डेली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके टाइमिंग भी मैं आपको अनाउंस
कर दूंगा, आपके पास व्हाट्सएप आ जाएंगे कि आप फेस टू फेस क्या प्रॉब्लम क्लास हम कब लगा रहे हैं, है ना, डेली रखेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम क्लास समागम स्थिति में नहीं होगी। मैं इनसे पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बोले जो इसकी प्रॉब्लम वही मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरे बच्चे को एक ग्रुप बना के कोई प्रॉब्लम्स नहीं ली जाएंगी, बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं ली जाएंगी जब तक वो सबका क्वेश्चन नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए इलस्ट्रेशन 13 डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स सबकी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको मैं बोर्ड पे ले लूंगा, बुला करके सबको अनाउंस करके आज इलस्ट्रेशन 13 कराएंगे बच्चों, है ना, ठीक है। फिर उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर देंगे, जो आ पाए जो ठीक, जो नहीं आ पाए वो वीडियो से कर लेंगे, है ना, ठीक है। इस तरह से, और नई वीडियो से करना, मेरे से पूछना है तो मेरे से प्रॉब्लम क्लास में जब आओ तब पूछ लेना, इंडिविजुअली प्रॉब्लम क्लास अब लगा दी जाएगी, तब आपके पास मैसेज आ जाएगा, है ना, ठीक है। यस, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें रही। इसके अलावा कुछ आपको डिस्कशंस करने हो तो वो करता रहूंगा मैं आप लोगों से। टेस्ट के शेड्यूल्स व्हाट्सएप पर आते रहेंगे, अगले 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 मैं प्लान करता रहूंगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो मुझे बोलिएगा, मैं उसको कंसीडर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मेरे को फ़ोन करें या फेस टू फेस मेरे से मिलें, मैं आपको टारगेट देता जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से डेली टारगेट लेकर के जाते हैं और उसको कवर अप करके लेकर के भी आते हैं। तो प्लीज़ डेली का डेली पढ़ें, टारगेट्स लें और टारगेट्स को कवर अप करके लाएं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, मैंने 4 चैप्टर दिया और बोला अगले 6 दिन में खत्म करना है, वो 3 दिन में खत्म करके 4 दिन में खत्म करके सर हो गए और लेकर के भी आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। प्लीज अर्जेंट बेसिस पे सेल्फिश हो जाओ, पड़ोसी पड़ोसन दोस्त प्लीज छोड़ दीजिए, कोई फायदे के नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडीज ही काम आएंगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पढ़ना शुरू कर दो दम लगा करके। मेरे बचे हुए गैस पेपर्स और मेरी पेंडेंसीज मैं कवर करने के लिए उत्सुक हूँ, फटाफट फटाफट कवर अप कर दूंगा। थैंक यू। जाते जाते मेरा फ़ोन नंबर जिन बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए 9983912345। जिन लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया और करना चाहे मोस्ट वेलकम ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर। थैंक यू।